को जहाँ पर वो है, मैं वहाँ से उठा के क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रही हूँ, उसको उठा के मैं नेचुरल एनवायरनमेंट से कहीं और ले जाती हूँ और वहाँ पर मैं उसके साथ उसको डेटा उससे कलेक्ट करती हूँ और वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो होगा, अब ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हम बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स को छोड़ के बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल उसमें हम लैंग्वेज में अगर बात करें, तो होगा क्या? ठीक है, कंफाउंडर्स भी है, सारा कुछ है। जी मैम। अब होगा क्या? अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, क्या अल्टीमेटली क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैम जो वेरिएबल्स हैं हो सकता है जो वही इफेक्ट हो जाए मैम, जो वेरिएबल्स अंडर स्टडी है मैम वही हो सकता है उन पे जो उनकी नेचुरल सराउंडिंग जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, जिसमें आप स्टडी कैरी आउट कर रहे हैं मैम, उसका इफेक्ट आ जाए बीच में मैम, आपकी अच्छा। स्टडी को इफेक्ट करना शुरू कर दें। ओके, सैचुरेशन अचीव हो जाए कि एक ही आंसर्स दोबारा से नहीं आना शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले, एनीवन एल्स, कोई और इसका जवाब देगा? अच्छा, बहुत ज्यादा समटाइम्स, बहुत ज्यादा जब गहराई में और बहुत मुश्किल बात को जब आप सोचना शुरू करते हैं ना, तो भी आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप सिंपल बात को सोचें। कोई एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? इसको मुझे सिंपल एक लाइन में समझा दें कि अगर मैंने अपने रिस्पोंडेंट्स को या आपने अपने रिस्पोंडेंट को क्वालिटेटिव रिसर्च में उठाया, उसको नेचुरल जो भी है, मैं भी एग्जांपल नहीं दूंगी कि वो कौन रिस्पोंडेंट है आपका, क्योंकि फिर आप लेट्स सी कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज कहाँ तक जा सकती है। तो आपने उनको रिस्पोंडेंट्स को कहा कि नहीं जी, ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है और हम यहाँ पे नहीं रिसर्च करेंगे, हम लेट्स गो समवेयर। आप मतलब आपने कहा या मे बी रिस्पोंडेंट का की रिक्वेस्ट के ऊपर वट एवर योर म्यूचुअल अरेंजमेंट वॉज, तो आप उस नेचुरल एनवायरनमेंट से निकले और आपने जाके कहीं और बैठकर जो है डेटा आपने कलेक्शन उससे की। सो योर रिस्पोंडेंट इज डिस्ट्रैक्टेड और वो आपको जो डेटा दे रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। सो वो डिफरेंट क्यों आ रहा है और उसका आपकी जो आपकी रिसर्च है उसके ऊपर क्या असर होगा जी? अब मजीद लोग और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, या अगर आप लोग बोलेंगे कुछ थोड़ा कहें तो फिर मैं आपको उसको जल्दी से सम अप करूं और हम कोशिश करें कि हम आज के लेक्चर पे चलें। जी समझ आ रही है मैम क्या कह रही है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जब अफेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं है तो उसकी वजह से फिर आपका डेटा एक्यूरेट नहीं आता, डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आ सकते। वेरी वेल डन। ये कौन बच्चा है, नाम बोलेंगे? मैम महजबीन। महजबीन, गुड शाबाश, एक्सेलेंट बेटा, एग्जैक्टली दिस वाज व्हाट आई वांटेड। अली आपने भी ठीक बोला था, लेकिन आप प्रॉपर वेरी एजुकेटेड रिसर्चर जो होता है, इंतहाई टेक्निकल लैंग्वेज बोलने वाला जो रिसर्चर होता है ना, जो मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा जो है उसको आपकी जबान नहीं समझ आ रही कि आप कह रहे कंफाउंडर्स हैं और आप कह रहे, मैं चाह रही हूँ बिल्कुल मुझे सीधी सादी जबान उर्दू में कोई मुझे समझा दे कि मेरा रिस्पोंडेंट अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से उठ के कहीं और जाकर बैठ गया है और वो मुझे डेटा दे रहा है और मैं सही डेटा नहीं ले पा रही। तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दैट द होल सिनेरियो कि वो मुझे डेटा दे रहा है, डेटा ठीक नहीं आ रहा, और उस सही डेटा के ना आने से अल्टीमेटली मेरी जो रिसर्च है, जो मेरा डेटा कलेक्शन है, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कि जो एनवायरनमेंट था और वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, जिस जगह के ऊपर उसके साथ वो सारा फिनोमेना और वो जो हैपनिंग है, वो जो हुई है, चाहे वो कोई फिर वेलफेयर होम है, कोई शेल्टर होम है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा एग्जांपल्स दी थी, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कोई कॉलेज है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे आपने कहीं पर भी जाके किसी मेंटल किसी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में आप गए हैं, किसी सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स के लिए जो रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट वहाँ पर गए हैं, चाहे किसी डिसेबिलिटी के जो पेशेंट्स हैं, तो चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल, उनके पेरेंट्स से या उन इंडिविजुअल से वहाँ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आप गए हैं, आप ट्रांसजेंडर्स के साथ बात कर रहे हैं, आपने अगर उनको उनकी नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट से हटाया, तो वो जो डेटा, जो रॉ डेटा,
जो ट्रू डेटा उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहते हैं, जिसे वो फील करते हैं, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर वो जो फैक्टर्स हैं उनकी सराउंडिंग्स के अंदर, वो जब वो वहाँ से हटेंगे तो जो ट्रू डिपिक्शन है, वॉट एवर देयर फीलिंग्स आर, whatever their opinions are about those things, जो उनके experiences हैं, वहां से आप उनको distract करेंगे। तो आपको अल्टीमेटली आप वो भी बात ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कंफाउंडर्स हैं और वो सारे हैं, लेकिन हम इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जब आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर लेकर जाएंगे, अगर आप उसको किसी पार्क में बैठा देते, देखिए है तो बड़ा एथिकल कि थोड़ी देर के लिए आप अपने रिस्पोंडेंट को रिलैक्स करें, ये सारा अव्वल तो उस तरह देखा जाए तो ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनएथिकल है कि आप, क्योंकि रिसर्च कमेटीज हमेशा ये कहती हैं कि क्या होता है कि जब आप इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या उसके सामने जाके अपनी सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हैं और उधर आपको ये पूछा जाता है कि जी आपने डेटा किधर कलेक्ट किया, और फिर जब आप वहाँ पर ये कहते हैं कि जी कलेक्टेड डेटा इन अ रेस्टोरेंट और इन अ पार्क और समथिंग, सो ये आपके अगेंस्ट जाता है कि जी मे बी, और क्यों जाता है अगेंस्ट ये रिसर्चर के, कि अगर आपने कहा कि मैंने आई कलेक्टेड माई डेटा इन अ रेस्टोरेंट और स्पेशली इन अ रेस्टोरेंट, ये कैसे क्यों क्वेश्चन करेगा? किसी के दिमाग में आती है ये बात कि ये क्यों क्वेश्चन हो सकती है? खास तौर पर ये बात इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से या एथिकल कमेटी जो होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उससे क्यों खास तौर पर ये ऑब्जेक्शन इस चीज के ऊपर की जा सकती है? किसी के जहन में आता है? एथिक्स आपने पढ़ी है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये चीज ऑब्जेक्ट की जा सकती है? मैम प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। एक तो ये, और कि आप रेस्टोरेंट के अंदर जाकर डेटा कलेक्ट करें, वर्ड रेस्टोरेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे आप जी। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और आप रेस्टोरेंट के अंदर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डजंट इट रिंग अ बेल? That maybe you are indirectly trying to pressurize your respondent by paying the bill for his or her tea or his or her food. You want the data to be the way you like it to be. You got my point? कि आप शायद उसको खाना खिला के या उसको चाय पिला के अंडर ऑब्लिगेशन करना चाह रहे हैं कि आप, ये इंतहाई अगेंस्ट द एथिक्स है कि आप अपने रिसर्चर को अपने रिस्पोंडेंट को किसी रेस्टोरेंट के अंदर, अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज, कि आपका रिस्पोंडेंट बहुत अनकंफर्टेबल हो, ये मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रही हूँ, क्वालिटेटिव की, अनटिल अनलेस ये आपके पास, आपको यू हैव टू प्रूव इट, एंड उसको आपको रिटन अपने जो है ना अपनी रिसर्च के अंदर डॉक्यूमेंट करना होता है कि because of the मतलब on request of your respondent आपको naturalistic environment change करना पड़ा, and you had to go to a park or some other like for example one of my students conducted her qualitative research and उसका टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे हम जब चलेंगे। सो टॉपिक काफी सेंसिटिव था और कुछ लोगों ने नहीं दिया, किसी ने भी फेस टू फेस डेटा नहीं दिया, बिकॉज इट वाज क्वाइट, 2 लोगों ने दिया आई सपोज, कुछ ने व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर दिया, 1-2 लोगों ने ईमेल के थ्रू दिया, और 1-2 लोग जो कि घर पर अपने नहीं दे सकते थे, उन्होंने आकर उनके लिए इंस्टीट्यूट में मैंने अपने पब्लिक इधर अलशिफा के अंदर मैंने जगह अरेंज की और वहां पर आके उन्होंने डेटा जो है वो दिया क्वालिटेटिव का। सो वी रोट डाउन इन द रिसर्च के ये जो रिक्वेस्ट थी रिस्पोंडेंट्स की, बिकॉज दे वर मोर कंफर्टेबल इन दीज प्लेसेस, इसलिए हमने जो है, तो आपको डॉक्यूमेंट करना होता है क्या। और रेस्टोरेंट जो है ना वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो ज़ाहिर है आप चाय पियेंगे या आप खाना खाएंगे, सो वो हमेशा एथिकल कमेटी या रिव्यू बोर्ड जो होता है वो हमेशा ये कहता है कि जी यहाँ से डायरेक्टली ये ऑब्जेक्शन आती है कि जी आप नेचुरली यू माइट बी पेइंग फॉर इट, और आप जब आप पे करेंगे तो उसके जहन में होगा कि अभी क्योंकि इसने मेरे लिए पे किया तो ये शायद ये चाहेगा कि जो इसको पसंद हो मैं वो जवाब दूं। ये मेरी चीज ये मैंने जो बोला आप लोगों को समझ आई है ये बात? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस मैम। जी, तो ये जहन में रखना है हमेशा कि इसमें एथिक्स बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, अनटिल अनलेस कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिक्वेस्ट ना करे कि टू चेंज द नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट, यू हैव टू स्टिक
कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर करनी है। मेरा ख्याल है इसके बाद आखिर में हमारा जो है वो सिर्फ एक ये चीज़ रह गई थी कि जनरलाइजेबिलिटी का डिफरेंस था, और हमने स्मॉल सैंपल साइज, सैंपल साइज जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का बड़ा होता है। उधर आप ओपन एपी से ऑनलाइन Yes. सैंपल कैलकुलेट करते हैं, और इधर आपका सैंपल साइज आमतौर पर छोटा होता है, क्योंकि हमें डेटा जो है वो सिर्फ कलेक्ट नहीं करना, एक इंटरव्यू कंडक्ट करने में, चाहे वो आपने इन डेप्थ के लिए करना है या फोकस ग्रुप के लिए करना है, आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए 45 मिनट्स से 1 आवर से प्लस भी लग जाता है। और वो सिर्फ इंटरव्यू आपने कल जो है कंडक्ट नहीं करना, उसको आपने रिकॉर्ड करना है, फिर उसको आपने घर लाना है, फिर उसको आपने एनालाइज करना है। तो 5 से 6 दिन एक इंटरव्यू को एनालाइज करने में लगते हैं। तो जो बेस अभी जो खास तौर पे जो सीख रहे होते हैं रिसर्चर्स, वो बहुत लंबे चौड़ी नंबर ऑफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट नहीं करते। एक तो ये चीज़, दूसरा कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कितने लोग, क्या आप अकेले रिसर्चर हैं और आपकी स्किल कितनी है, आपके पास टाइम कितना है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको अभी आप में से किसी ने मेंशन किया था कि सैचुरेशन, कि आपने 5 या 6 रिस्पोंडेंट्स के बाद ये ऑब्जर्व किया कि आपके रिस्पोंडेंट्स के आंसर मिलते जुलते आने शुरू हो गए, जी रिपीटेड आंसर्स आए, तो फिर आप ये लिखते हैं कि डेटा वाज कलेक्टेड टिल द टाइम सैचुरेशन वाज अचीव्ड, और वहाँ पर आप अपनी डेटा कलेक्शन बंद कर देते हैं। और वहाँ पर जो है, वहाँ जनरलाइजेबिलिटी जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पर्पज है। सो वहाँ पर आप जो है वो 200 का 300 का डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसी और मिलती जुलती रिसर्च में से प्रेवलेंस निकालते हैं, और वो आप बहुत अच्छा पता है आपको, आई एम श्योर मिस सिन्हा ने पढ़ाया होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर कि कैसे आप ओपन एपी के अंदर उस प्रेवलेंस को डाल के और फिर आप किस तरह ऑनलाइन सैंपल साइज कैलकुलेटर से आप अपना सैंपल साइज निकालते हैं, एंड देन यू कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंगली। वहाँ पर आपका क्वेश्चनेयर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, और यहाँ पर आपकी इंटरव्यू गाइड होती है जिसमें 9, 10, 11 सवाल होते हैं। और वहाँ पर आपका जो है, हमने एक और बात की थी कि रिडक्शनिस्टिक डेटा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, जिसमें बहुत बड़े अपनी रिसर्च को आप अपने क्वेश्चनेयर में थोड़े से 15, 20, 25 सवालों के अंदर, 30 सवालों के अंदर ले आते हैं। और यहाँ पर आपकी होलिस्टिक अप्रोच होती है एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न। ये इसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि हम 10-12 सवालों से एक्सपैंड करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक एग्जांपल दी थी, वो जो फैमिली प्लानिंग की हमने बात की थी, कि 10-12 सवाल है। और फिर एक चीज और आपको कही थी, दोबारा कहूंगी याद रखने के लिए आपके, कि जब आप अपने सवाल बनाते हैं इंटरव्यू गाइड के, तो सोशल एंड इकोलॉजिकल यस, उनके जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको कभी नहीं भूलना, कि आप वो सारे लेवल्स, इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर पब्लिक, इवन ग्लोबल लेवल को, वो आप सारों को इंक्लूड करते हैं। मतलब आप ऑफ कोर्स आप ग्लोबल लेवल के ऊपर जाकर ग्लोबली तो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टॉपिक क्या है। क्या पता कोई ग्लोबल कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके टॉपिक से रिलेटेड पाकिस्तान, आपके मुल्क के अंदर हो, एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि इस तरह जब आप मेथोडिकल तरीके से चलते हैं, तो फिर आप कोई अपने सवालों के अंदर कोई चीज मिस नहीं करते। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप जो है वो सो होलिस्टिक पिक्चर होती है, उधर रिडक्शनिस्टिक पिक्चर होती है। ठीक है, सो इधर आपका क्वेश्चनेयर है, और क्वालिटेटिव के अंदर आपकी इंटरव्यू गाइड है। इधर जो रिसर्च जो रिसर्चर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो है ना, सबसे पहला जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है वो रिसर्चर खुद है, ये याद रखिए। उधर तो आपने जो क्वेश्चनेयर था उससे डेटा, उसकी मदद से डेटा कलेक्ट किया, हालांकि उधर भी डेटा कोई तो कलेक्ट कर रहा है, आपके हाथ में क्वेश्चनेयर है तो आप रिसर्चर हैं, तो कलेक्ट तो वहां पर भी आप कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमेशा कहते हैं कि सबसे पहला जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है, वो रिसर्चर खुद है। रिसर्चर खुद जो है दैट इज द फर्स्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 के ऊपर इंटरव्यू गाइड है जो उसने बनाई होती है, और उससे फिर वो एक्सपैंड करता है होलिस्टिक पिक्चर के थ्रू, अपने इंटरव्यू गाइड को एक्सपैंड करता है। वहां पर आपका जनरलाइजेबिलिटी मकसद होता है, यहाँ पर आप जनरलाइजेबिलिटी नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू नो द अंडरलाइंग कॉजेज, द रूट कॉजेज, द कंटेक्चुअल, द बैकग्राउंड फैक्टर्स, द सोशो डेमोग्राफिक्स, कि वो रीजंस हैं, क्या वो रीजंस हैं कि लोग जो है वो डिफरेंटली बिहेव या रिस्पॉन्ड, या उनके जो एक्शंस हैं या उनकी जो परसेप्शंस हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंटली बिहेव या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो दिस
फिनिशेस अ रिविजन। ये हमें एक रेगुलर एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि आप जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे और मुझे भी तसल्ली नहीं होगी, खास तौर पे हमें ये शुरू के 2-3 लेक्चर्स में ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज़ दीज़ आर द बेसिक्स। अगर आप ये हम नहीं अच्छे तरीके से करेंगे, ये आगे हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे और मैं आपके साथ नहीं करूँगी, तो हम सब स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स का ये होता है कि ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। तो फिर वो बाद मुश्किल हो जाती है, पता नहीं होता कि कितनी स्पीड आगे तेज़ करनी पड़े, क्या करना पड़े। तो बेहतर है कि साथ-साथ हम इसको करें। ठीक है जी? विद दिस वी कम टू आवर टुडेज़ लेक्चर। कुछ हम assumptions की बात करेंगे, कुछ हम पैराडाइम्स की बात करेंगे और कुछ हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। साथ-साथ आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊँगी कि ये जो assumptions भी और ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स है और ये पैराडाइम्स हम किन-किन रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर है अभी आज जो हमने सारे डिस्कस किया है? यस मैम। एनीवन? यस मैम। एनीवन जिसके जहन में कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज आप कहना चाहें, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, वरना हम आगे चलें। ओके अच्छा, बिल्कुल खामोशी जो होती है ना वो मुझे डरा देती है, क्योंकि बिल्कुल खामोशी का एक तो अच्छा मतलब है कि सब ठीक है और एक उसका ये मतलब है कि मतलब कुछ नहीं मैम, भी ये खामोशी जो है ना सब ठीक वाली है। ये सब ठीक है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ओके तो फिर विद दिस वी प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जो कि 3 आगे से सब पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और उसका फर्स्ट ये है कि हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल एजम्पशंस। ठीक है जी? फिलोसॉफिकल, इसको फिलोसॉफिकल क्यों कहते हैं कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप देखेंगे कि जो ये सोशल साइंसेस में से भी है और इसमें थोड़ी साइकोलॉजी भी आपको नज़र आती है और इसमें आपको सोशियोलॉजी भी नज़र आती है और इसमें आपको थोड़ी सी फिलोसफी भी, इसमें फिलोसफी बेसिकली उर्दू में क्या, इट इज़ बेसिकली फलसफा, और इसमें आपको लॉजिक भी नजर आती है और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन एंड इट्स अ लॉट ऑफ देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ सो मेनी साइंसेस जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको नजर आती है। इसके अंदर आपको सिंबलिज्म भी नजर आता है। अभी आप जो आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और वो जो फेमिनिज्म हमने पढ़ा था और मार्क्सिज्म पढ़ा था, अगर आप उसको आप देखना शुरू करें ना तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको उसमें आपको बहुत डिबेट है उसके अंदर। अब जब हम यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर वो अप्लाई करेंगे तो यू वुड सी के किस वो चीजें उधर तो हमने सिर्फ पढ़ने की हद तक उनको हमने पढ़ के हम आगे चले गए, लेकिन नाउ जब हम इसको क्वालिटेटिव के साथ इस पे अप्लाई करके देखेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये कितनी डीप और उस टाइम में लोगों ने जब इनको प्रपोज किया तो कितनी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कितनी सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये थ्योरीज और ये assumptions और ये पैराडाइम्स जो हैं वो प्रपोज किए और फिर डेवलप किए और फिर उनको अप्लाई किया। ठीक है जी? assumptions बेसिकली क्या होती हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड एपी बायो पढ़ के आए हैं, आपने डिफरेंट टेस्ट्स पढ़े हैं और उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे थे, हर टेस्ट के अंदर तकरीबन ऐसे था कि एक सेट ऑफ assumptions होती थी, प्री रेक्विजिट्स होते थे, कुछ ऐसी कंडीशंस होती थी कि आपको ऐसे होता रिक्वायरमेंट्स थी कि हम जब ये पूरी करेंगे तो फिर हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी आपको एक अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च, जब आप कोई डेजिटेशन पढ़े, कोई थीसिस पढ़े ऑनलाइन या इवन फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिकल भी पढ़ें क्वालिटेटिव रिसर्च का, जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी आपके साथ मैं रीडिंग्स भी शेयर करूंगी। आपकी ये जो क्रेसवेल किताब है, बाय द वे जो अगर कुछ लोग, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पहले लेक्चर में कितने लोग थे कितने नहीं थे, जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, कुछ बातें मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट की थी उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि मैंने किताब अब आप लोगों की सीआर से शेयर कर ली है। प्लीज़ अपनी किताब जितनी जल्दी हो सके उसको प्रिंट करा लें, अपनी किताब में से पढ़ें और अपने एसबीएच के नोट्स निकाल लें। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आप शुरू में, अब अगर आपके पास किताब आ गई है हार्ड बाउंड तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी पेजेस कवर कर लिए। जब आपके पास किताब होगी उसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी हियर जब हम क्लास में होते हैं ये पढ़ना है कि नहीं, देन आई कैन ऑलवेज टेल यू कि ये स्किप कर दें, ये स्किप कर दें। ये हमने तो मैं आपको कुछ रीडिंग्स आपकी किताब के अंदर आखिर में आर्टिकल्स भी हैं
और कुछ रीडिंग्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो अजम्पशंस बेसिकली वही कि हर अच्छे आर्टिकल के अंदर बाय द टाइम इंशाल्लाह आप क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ लेंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं आपको कोई अब दावा तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं कोई इतनी ऐसा भी नहीं कहती कि मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्चर बना दूंगी, मैं खुद भी लर्निंग फेज के अंदर हूँ, लेकिन इतना कम अज कम ज़रूर कोशिश करूंगी कि आप एक आर्टिकल के ऊपर क्रिटिक कर सकें, प्रोवाइडेड कि आप मेरे साथ पूरी तरह रेसिप्रोकेट करें और पूरी तरह मेरे साथ जो है ना कोऑपरेट करें, पढ़ते रहे साथ साथ, तो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि व्हाट इज आप आर्टिकल को जो है ना क्रिटिक करने के काबिल हो जाएं कि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं। सो कि अजम्पशंस, ये वाला आर्टिकल ये अजम्पशंस को फुलफिल कर रहा है और ये नहीं कर रहा, कि ये जो होनी चाहिए एक अच्छे क्वालिटेटिव आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसके अंदर ये मौजूद हैं और ये नहीं है। सो वो क्या एजम्पशंस हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अच्छा इनकी थोड़ी सी जो नाम है वो टेक्निकल है, आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे अनटिल अनलेस कि आप में से कोई सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या इस तरह की कोई सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ के आया हुआ हो तो शायद कुछ कहीं से जिक्र ये थोड़ा किया हो, लेकिन अदरवाइज ये प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज हैं, उनसे परेशान नहीं होना। तो हम इनको एक आध 2 लेक्चर्स के अंदर आपको ये जो है ना टर्म्स इनको फेमिलियराइज आप कर लेंगे। नंबर 1 इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? बेसिकली फर्स्ट एजम्पशन कि अगर आपकी कोई भी आर्टिकल, आपका क्वालिटेटिव का आर्टिकल या आपकी रिसर्च ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन या ऑन्टोलॉजी की एजम्पशन फुलफिल करती है तो दैट मीन्स दैट इज अ गुड क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर है वो एक्सेप्ट करता है रियलिटीज को, जो भी रियलिटी है वो एक्सेप्टेड नजर आती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। एक रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च की और उसने 5 या 6 या 7 लोगों का डेटा कलेक्ट किया और उसने उस डेटा को इंक्लूड किया, इनकॉर्पोरेट किया अपनी रिसर्च के अंदर और उसने एक्सेप्ट किया मल्टीपल रियलिटीज को, किन की रियलिटीज को? अपने रिस्पोंडेंट्स की रियलिटी को, और वो उसकी रिसर्च के अंदर नजर आती है। तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन या ऑन्टोलॉजी की अजम्पशन को फुलफिल करती है रिसर्च। आप सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको कैसे नजर आएगा कि इस रिसर्च के अंदर ऑन्टोलॉजी या ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन फुलफिल हुई भी है कि नहीं। जब आप एक रिसर्च को देखते हैं या एक आर्टिकल को पढ़ते हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की मैं बात करें तो उसके अंदर आपको कहीं पर एक अच्छी रिसर्च की बात करें जिसने इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, कहीं पर आपको राइटिंग स्ट्रेट नजर आएगी जहां पर डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है या जहां पर वो जगह है जहां पर इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, तो उन जगहों पे कहीं आपको राइटिंग स्ट्रेट नजर आएगी और कहीं आपको राइटिंग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या इटैलिक्स के अंदर नजर आएगी। या आपको ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात कि कहीं आपको राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी और कहीं आपको राइटिंग इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर और इटैलिक्स के अंदर नजर आएगी। तो जहां आपको राइटिंग इटैलिक्स के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर नजर आएगी तो इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंसेस या ये वर्ड्स या ये फ्रेजेस एग्जैक्टली वो वर्ड्स या लाइंस या सेंटेंसेस हैं जो यूज किए गए थे रिस्पोंडेंट्स की तरफ से जब डेटा कलेक्ट किया गया था। तो रिसर्चर ने वो लफ्ज बगैर चेंज किए, चाहे उसमें गलत इंग्लिश थी, गलत उर्दू थी, टेंसेस गलत थे, जिस भी लैंग्वेज उसने बोला क्योंकि उसने उन रियलिटीज को एक्सेप्ट किया और एज इट इज एक्सेप्ट किया जैसे रिस्पोंडेंट शेयर कर रहा था, तो उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर बगैर उनको चेंज किए उसने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी रिसर्च के अंदर। दैट इज हाउ ही फुलफिल्ड द ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन। ये बात आपको समझ आई? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। सो एक ठीक हो गया, यानी कि अगर आपको एक इंटरव्यू नजर आ रहा है और उसने जहां पर आपके रिसर्च के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और उसने 5 या 6 इंटरव्यू किए,
तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और उसने लिखा अब नाम तो नहीं लिखते ना, क्वेश्चन नंबर 1, अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 का वो आंसर लिखता है, तो वो लिख रहा है आंसर और कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन भी लिख रहा है। अब इस पूरे इंटरव्यू के अंदर देखिए सारा का सारा इंटरव्यू वो इटैलिक्स के अंदर नहीं लिखेगा। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अब मैं बोल रही हूँ, मैंने सारी बात की और 4-6 लाइनों के अंदर 1 या 2 कोई ऐसी लाइनें थी कि जो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि एसेंस था या निचोड़ था उन मेरे पूरे आधे घंटे के लेक्चर का, तो वो 2 या 3 लाइनें जो अगर सारी बात मैं ना भी कहूँ और वो 2-3 लाइनें मैं अगर लिख दूँ तो सारी बात का मतलब क्लियर हो जाए, वो 2-3 बातें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर वो लिखी हुई अगर आपको नजर आए, एक रिस्पोंडेंट की नजर आ गई, फिर उसने नीचे लिखा रिस्पोंडेंट नंबर 2, फिर उसकी इसी तरह कोई चीज है वो उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी, तो उसने मल्टीपल रियलिटीज बाय द मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स को एक्सेप्ट किया है और वो रिसर्च के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ इंक्लूड हुआ हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब है कि ये रिसर्च ऑन्टोलॉजी की जो एजम्पशन है उसको फुलफिल कर रही है। ठीक हो गया कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव या मल्टीपल परसेप्शंस या मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिसर्च। अगर रिसर्चर ने खुद साथ से अपनी भी कोई इंटरप्रिटेशन देनी है तो वो उन कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखेगा, उससे अलग लिखेगा और उसकी जो फॉन्ट का जो स्टाइल होगा, फॉन्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा ताकि पढ़ने वाला डिफरेंशिएट कर पाए कि कहाँ रिस्पोंडेंट बोल रहा है, कहाँ रिस्पोंडेंट का की जो पॉइंट ऑफ व्यू है लिखा हुआ है नजर आता है और कहाँ रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ नजर आता है। ये चीज सबको समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, that is known as the ontology. Number 2 is known as the epistemology. Now, what is the epistemology? Epistemology basically क्या है कि रिसर्चर जब क्वालिटेटिव रिसर्चर, मैंने उस दिन आपसे शेयर किया था कि अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर तो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यस और नो के क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपने एक राइट आंसर को या तो यस और नो होता है या 4-5 जो है आपके स्केल के ऊपर आंसर होता है जिसको आपने टिक करना होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन के अंदर 10 से 15-20 मिनट तक 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो अच्छे क्वालिटेटिव रिसर्च का जो इंटरव्यू होता है उसमें अगर आप सही इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको 45 मिनट से 1 घंटा या सवा घंटा आपको लगता है। एंड इफ यू रियली वांट टू डू अ गुड क्वालिटेटिव रिसर्च you have to go and sit there and spend time with your respondents. तो ये जो ऑब्जेक्टिव, ये आपके सामने एक लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेपरेटेडनेस है ना, कि एक आप है और एक आपका रिस्पोंडेंट है, जो 2 लोग वैसे ही पावर इम्बैलेंस है क्योंकि आप जब जाहिर बात है अपने ओपिनियन के हिसाब से आप नॉलेजेबल हैं एंड यू आर इन पावर और वो जो है वो मे बी आपसे कम एजुकेटेड है, आपसे कम पावर के अंदर है। हालांकि आप देखें तो अगर वो आपको डेटा ना दे तो आपकी रिसर्च वहीं की वहीं रह जाए, पावर उसके पास भी उतनी ही है अगर आप समझें और हम समझें इस बात को, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेपरेटेडनेस है इसको आपने फील्ड के अंदर जाके, अच्छा हम क्वालिटेटिव रिसर्च की जबान में जहां भी आप डेटा कलेक्ट करने जाएं, फील्ड का मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी गांव में जाकर तो किसी जो फील्ड मतलब नॉट एग्जैक्टली फील्ड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खेत की बात, फील्ड का मतलब है नॉट आप चाहे गांव के एक एरिया में लोगों से बैठकर बात करते हैं या आप किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बैठकर आप बात कर रहे हैं, उसको हम क्वालिटेटिव की लैंग्वेज में उसको हम फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। सो वहाँ फील्ड के अंदर बैठ के जब आप अपने रिस्पोंडेंट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं और वहाँ पर अपना और उसका जो पावर इम्बैलेंस है और जो डिस्टेंस है और जो डिफरेंस है ये पावर का, उसको कम करते हैं और उसको वो जो ट्रस्ट जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करके उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है ना। और इसका फायदा अल्टीमेटली किसको होता है कि व्हेन यू गो देयर
and you sit there and you spend time with your respondent, तो जब आप उसके साथ थोड़ी देर बैठकर, ये तो नहीं होता ना कि आप क्वांटिटेटिव में समटाइम्स यू कैन अफोर्ड कि आप गए और वो जो आपको पता है कि आपने एक कॉन्सेंट फॉर्म बनाया था, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ये और मैं यहाँ से आया और मैं अपनी रिसर्च के लिए तहकीक के सिलसिले में कुछ आपसे मालूमात करना चाहूँगा और क्या आपकी इजाज़त है, तो मैं बस जी, ये 3-4-5 जुमले आपने बोले और उसके बाद आपने इंटरव्यू। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप आमतौर पर इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उससे बहुत सेंसिटिव डेटा चाहिए, आपको एक होलिस्टिक पिक्चर चाहिए। आप उसकी फैमिली की बात करना चाह रहे हैं, आप उसके में भी हस्बैंड वाइफ का कोई टॉप इशू है तो उसमें आप वाइफ की बात करना चाह रहे हैं, आप हस्बैंड की बात करना चाह रहे हैं, आप इन लॉज की बात करना चाह रहे हैं, आप जो बाकी लोग हैं, ख़ानदान है, उनकी बात करना चाह रहे हैं, आप आसपास जो कम्युनिटी है उसकी बात करना चाह रहे हैं, आप स्कूल्स हैं और अब ये मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप रिलीजियस पीपल की बात करना चाहते हैं, आप मीडिया की बात करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी, आप ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आप हर लेवल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अगला 1 घंटा आप बहुत सारा डेटा उससे कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर उससे बात करना चाह रहे हैं, जिनमें अच्छे भी हैं, नेगेटिव उसके एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप सिर्फ ये कहें कि जी मेरा नाम ये और मैं इस जगह से आई हूँ या आया हूँ और मैं आपसे डेटा, तो वो इतनी जल्दी विलिंग हो जाएगा कि आपको वो डेटा देगा? वो कभी भी आपको डेटा नहीं देगा। और 1 घंटा सबसे, डेटा तो दूर की बात, वो अपना टाइम इतना ज्यादा आपको नहीं देगा अनटिल अनलेस आप उसके साथ बैठकर वो जो सेपरेटेडनेस है, ये जो गैप है, उसको आप नहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे खत्म होगा? वो रेपो बिल्डिंग से होगा। वो रेपो कैसे बिल्ड होती है कि आप जब बैठते हैं जाकर 5-7 मिनट आप थोड़ी सी बात करते हैं उसके साथ, ठीक है ना, कि आप उसको क्या, ये बात करने का मतलब क्या है कि आप यू ट्राई टू मेक हिम और हर फील कंफर्टेबल, ठीक है ना, वो आप उसके लेवल पर हैं और आप वहां पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए, आप उसके लिए भी आए हैं, और कुछ नहीं तो उसकी बैठकर बात सुनेंगे। तो जब उसको ये फीलिंग होगी कि इस पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे लिए भी कुछ है, ठीक है, तो फिर वो आपके साथ बात करेगा। तो ये सारा कि जब स्टेइंग इन द फील्ड एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर रिस्पोंडेंट, ठीक है, और वहां पर डेटा कलेक्ट करना, उसको दैट इज अ ट्रू फर्स्ट हैंड नॉलेज लेना, ट्रू जो रॉ डेटा कलेक्शन और डिस्टेंस खत्म करके, दैट इज नोन एज द एपिस्टेमोलॉजी। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये वन ऑफ द स्टडी डिजाइंस है और इसके अंदर जो है आमतौर पे लोग जब ये वाली रिसर्चेस करते हैं, जो प्रॉपर क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती है, उनमें लोग साल 1-1.5 साल जाकर जो है वो लोगों के दरमियान रहते हैं और वहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं, वो उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। वन ऑफ द स्टडी डिजाइंस, एंड देन वील डिस्कस जब हम इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे, या मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, आज टाइम नहीं है इतना कि हम अब होपफुली आज का एक टॉपिक हमारा अगर खत्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो यू गॉट व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज, टू रिड्यूस, to decrease the distance between the researcher and the respondent by sitting there, spending time building rapport with your respondent, और वहाँ बैठकर rich first hand data collect करना अपने respondent से, that is known as the epistemology, ठीक है ना। So and third क्या है assumption? पहला हो गया ontology, second हो गया epistemology. Now the third one is known as the axiology. Axiology basically क्या है? That is known कि आपकी जो basically qualitative research जो है वो बहुत value laden research है। वो जो अभी हमने differences में बात की थी ना कि subjective experiences, कि इट्स काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए अभी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब आप अपने रिसर्चर से, अपने रिस्पोंडेंट से बात करते हैं तो एक ही सवाल को लेकर आपके 4-5 रिस्पोंडेंट डिफरेंट आंसर कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर वो एग्जाम्पल आपके सामने आएगी कि 10 बजे का मतलब, उस दिन जो हमने बात की थी 10 बजे का मतलब हर एक के लिए डिफरेंट है, और वो 10 बजे का मतलब हर एक के लिए डिफरेंट क्यों था? हमने क्या बात की थी उस दिन जी? कैसे डिफरेंट है वो, क्यों डिफरेंट है? मैम हर कोई इसको डिफरेंट मीनिंग प्रिस्क्राइब करता है 10 बजे। क्यों? डिफरेंट रीजन की वजह से।
जी वो बेस्ड क्या ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस मैम। क्या एक्सपीरियंस है जी? 10 बजे के बारे में क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, एक्सप्लेन करें ना। आप बताएं कि आप आपने जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी 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 डे टू डे लाइफ में देखें तो 10 बजे का क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप में से कोई बताना चाहेगा या मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं? मैम लाइक जैसे किसी डिनर का टाइम है या किसी पार्टी वगैरह का टाइम है, लाइक जैसे किसी वेडिंग का टाइम 10 बजे रखा हुआ है, ठीक तो है, हर बंदा मतलब कोई भी हमारी सोसाइटी में तो यही है कि कोई भी 10 बजे नहीं पहुंचता। ठीक हर है, बंदे का मतलब यही एक ओपिनियन होता है कि कोई भी टाइम से नहीं आता तो हम क्यों जाएं, मतलब गुड, हर बंदा लेट आता है तो बिल्कुल 10 ठीक, बजे कोई भी नहीं पहुंचेगा, मतलब ये ओपिनियन या ये एक परसेप्शन होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो एक्सियोलॉजी का मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि हर बंदे का वो, क्योंकि आप एक सवाल करेंगे और एक सवाल को लेकर आपके 6 रिस्पोंडेंट डिफरेंट तरीके से आंसर करेंगे। उन सब आंसर्स को उन सब जैसे अभी ऑन्टोलॉजी का ना कि उसने मल्टीपल रियलिटीज को एक्सेप्ट करना, तो वो जो रियलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट करना, और वो तो आपने ऑन्टोलॉजी में कर लिया। लेकिन एक्सियोलॉजी में क्या है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है वो भी तो ह्यूमन है, ठीक है ना। तो वो अपने जो सब्जेक्टिव बायसेस हैं, ये जो अपने सब्जेक्टिव बायसेस हैं, अपने ओपिनियंस हैं, अपने आइडियाज हैं, अपने जो भी नॉलेज है, जो भी वो लिटरेचर सर्च पहले करके गया है, उसको सेपरेट रखना, उसको एक साइड पर रखना, उसको कीपिंग असाइड दैट वट एवर ही हैज स्टडीड, वट एवर ही हैज ऑब्जर्व, वट एवर ही हैज एक्सपीरियंस्ड, उस वैल्यू को, उस वैल्यू लेडन जो उसका जो एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग हिज ओन ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस, उसको साइड पर रखना और रियलिटीज को उधर से ऑन्टोलॉजी में एक्सेप्ट करना, दैट इज नोन एज दी। क्योंकि वैल्यूज इसके अंदर आपको नजर आएंगी, एक ही सवाल को लेके हर एक की एक्सपीरियंस, हर एक की ओपिनियन, हर एक की परसेप्शंस, हर एक का जो नॉलेज होगा, वो सबका हर एक के आइडियाज डिफरेंट होंगे। आपने उनको एक्सेप्ट करना है, और ऑफ कोर्स एज अ रिसर्चर आपने जब वो बोल रहा होगा तो आपके अपने दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने आपको यही कहा कि रिसर्च में लिखा हुआ आपको कैसे नजर आएगा कि उधर जब आप ऐड करेंगे तो जो आपका रिस्पोंडेंट है, जो उसका ओपिनियन है, उसके आइडियाज है, क्या है मैम ने भी फिर लेक्चर ले लिया वैसे। सो टायर्ड, वेरी टायर्ड। मुझे क्या पता था तुमने इतनी जल्दी आते हैं, तुमने कहा था मैं आज पूरे दिन नहीं आऊँगा। हमारे तो ड्रामे भी खत्म होते हैं। जितने आराम और तरीके से मैंने चीज़ की है ना, ये बंद कर दो, मेरा बेटा खाएगा। 7 जूस पिएगा। यार मेरे कभी जेब में 500 आदिल
ठीक हो गया जी। सो एक्सियोलॉजी क्या थी? ऑन्टोलॉजी में तो हमने ये कहा था कि वी आर एक्सेप्टिंग मल्टीपल रियलिटीज ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जिसको हम कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको जगह जगह के ऊपर जब किसी भी रिसर्च के अंदर राइटिंग नजर आती है, इटैलिक्स के अंदर राइटिंग नजर आती है, तो दैट मीन्स दीज आर द मल्टीपल रियलिटीज shared by the respondents and have been accepted by the researcher, and that research is fulfilling the assumption of ontology. As far as axiology is concerned, axiology especially refers to accepting those realities and then setting aside the personal opinions and ideas and thoughts and perceptions and experiences faced by the researcher, setting aside all those experiences, और वो जो भी experiences हैं और perceptions हैं और opinions हैं and ideas हैं and thoughts हैं, उनको ज़रूर incorporate करना research के अंदर, लेकिन उनको लिखना इस तरीके से कि वो जो respondent का perspective है वो उसके साथ mix ना हो, ठीक है ना, कि जो पढ़ने वाला है वो इतना clear हो कि ये सारा ये writing जो है या ये जो text है ये सारा रिस्पोंडेंट के एक्सपीरियंसेस है और ये जो इंटरप्रिटेशन आगे लिखी है उसके, इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको जब आपके साथ वन ऑफ जो पहला स्टडी डिजाइन जब हम पढ़ेंगे तो उसी के अंदर एक छोटा सा एक आर्टिकल है, उसी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वो ऑल्दो कि इट्स एन इंडियन आर्टिकल, लेकिन क्योंकि वो बड़ा सिंपल है और वो उसके अंदर ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नजर आएगा कि कैसे आपको रिसर्चर का जो रिस्पोंडेंट का पर्सपेक्टिव है वो कैसे इन्वर्टेड कॉमास और इटैलिक्स के अंदर आपको नजर आता है, और फिर उसी चीज को जो रिसर्चर है वो खुद भी एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो एकदम आपको राइटिंग जो है वहाँ डिफरेंट नजर आती है और रीडर को एकदम पता चल जाता है कि ये सारी बात जो है वो रिस्पोंडेंट्स ने की है और यहाँ पर जो है रिसर्चर अपनी बात बताना चाह रहा है कि उसके जहन में क्या है या उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, तो उसने अपने आप को पोजिशन तो किया है स्टडी के अंदर लेकिन एक डिफरेंट तरीके से सेपरेट रख के, तो वो एक्सियोलॉजिकल अजम्पशन को फुलफिल करता है कि अपने पर्सनल बायसेस या पर्सनल ओपिनियंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करता व्हेन द और इसमें भी वो और किसे एक्सियोलॉजी आप फुलफिल करते हैं एज क्वालिटेटिव रिसर्चर के जब आप अपना क्वेश्चंस बनाते हैं, जब हम इंशाल्लाह डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स भी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आप बनाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, उस दिन मैं आपसे जब वो फैमिली प्लानिंग वाला एक सिनेरियो डिस्कस करी थी तो मैं आपको बता रही थी कि आप सवाल ये नहीं कहते कि अच्छा इसका असर बुरा हो सकता है या इसका असर अच्छा हो सकता है, आप कभी इस तरह का सवाल नहीं करते एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न। आप हमेशा एक न्यूट्रल एंड नॉन लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं अपने रिसर्चर से, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो पर्सनल बायसेस हैं, आपकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं या आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं एज ए रिसर्चर, एज क्वालिटेटिव रिसर्चर, आपने उनको जो है इन्फ्लुएंस नहीं होने देना अपने रिस्पोंडेंट के ऊपर, आपने उनको रीडायरेक्ट नहीं करना अपने रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कि वो आपको वो आंसर करें कि जो आप सुनना चाह रहे हैं या जो आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। सो इसलिए आप अपने बायसेस को, अपने जो परसेप्शंस है, अपने जो थॉट्स हैं, उनको सेपरेट रखेंगे और उनको लिखेंगे भी इस तरीके से कि वो अलग रहें और नजर आए फिर पढ़ने वालों को, ठीक है। सो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी रियलिटीज को एक्सेप्ट करना रिस्पोंडेंट्स की, फिर उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी के वो जो डिस्टेंस है बिटवीन द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट उसको कम करना, एक्सियोलॉजी के अपने पर्सनल एज रिसर्चर अपने जो बायसेस हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी जो ओपिनियंस हैं एज ए रिसर्चर, उनको सेपरेट रखना फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। देन इज द रिटोरिकल अजम्पशन। रिटोरिकल अजम्पशन का क्या मतलब है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी लैंग्वेज आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च से बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। जहां आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स और नंबर्स और आपको हर चीज वहां नंबर्स के अंदर और फिगर्स के अंदर नजर आती है, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन आपको वहां नजर आती है कि जहां पर आप आखिर में इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। उधर भी बीच में जहां आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसके बीच में भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और पीस की पी की वैल्यू और उसमें आप मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं और फिगर्स होते हैं वो आप डाल रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन, फुली डिस्क्रिप्शन वहां पर भी बहुत कम जगहों पे होती है। हाँ, वहाँ जहाँ डिस्कशन या वहाँ जहाँ पर आप रिजल्ट्स की या शुरू में इंट्रो या लिटरेचर जब आप लिखते हैं वहाँ आपका, लेकिन एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, ये शुरू से लेकर और आखिर तक
दिस इज ऑल टेक्स्ट, दिस इज ऑल डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपको सारी डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर आपको सिंबलिज्म भी नजर आता है, इसके अंदर आपको मेटाफर्स भी नजर आते हैं, इसके अंदर आपको सिमिलीज भी नजर आती है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना तशबीहात और इस्तारे, और वो अगर आपको याद हो वही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमने दोनों जो चीजें पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि हर कलर के साथ और हर नंबर के साथ और हर जो कोई भी इंसिडेंस है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक मीनिंग वो होता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है, और एक मीनिंग वो होता है कि जो हम उसको असाइन कर देते हैं, और ऑब्जेक्टिव उसका मीनिंग वो होता है कि जो असल में उसका मतलब होता है। कोई एग्जांपल दे सकेगा मुझे, ये जो मैंने आपसे बात की कि ये हम सिंबल्स, किन चीजों को हम सिंबलाइज करते हैं, हम कलर्स को सिंबलाइज करते हैं, हम नंबर्स को सिंबलाइज करते हैं, और हम इंसिडेंसेस को, अकरेंसेस को, हैपनिंग्स को, इवेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। और उन इवेंट्स की, हैपनिंग्स की और अकरेंसेस की कुछ तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशंस वो होती हैं जो हम सब्जेक्टिवली खुद से बना लेते हैं। इस बात का कोई मिसाल कोई मुझे दे सकेगा? मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रही। मैम आपने सिग्नल से एग्जांपल दी थी कि रेड सिग्नल जो है एक कलर है रेड, मगर उसका सिंबल से वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, लेट मी जस्ट मेक माई सेल्फ मोर क्लियर। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर आपको कोई चीज होती हुई नजर आती, ये तो हो गया सिंबल, हो गया ना, कलर हो गया, कोई दिन हो गया, कोई चीज पड़ी हुई है, उसका एक हम उसको मीनिंग असाइन करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर, थोड़ा गौर से सुनेंगे मेरे सवाल को, अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर कोई चीज, कुछ हुआ है, मैं जस्ट एक वेग सा सवाल करना चाहती हूँ, लेट्स सी कि आप पहुंचते हैं वहां तक कि नहीं पहुंचते, और आपको पता है, ये मुझे पता है कि आप, यू नो इट बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है, और वहां पर भी आप ही जवाब देते थे क्योंकि आप भी वही हैं और मैं भी वही हूँ, सो आई नो यू पीपल। हमारे सोसाइटी के अंदर आप कोई ऐसी चीज होती हुई देखते हैं जो कि काफी, जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग बात भी बहुत करते हैं उसके ऊपर काफी, लोग उसके ऊपर, असल में कोई और वजह है उस चीज की, असल में उसकी साइंटिफिक रीजन है, असल में उसकी ऑब्जेक्टिव कोई रीजन है असल में, लेकिन लोग कहते नहीं ये तो इस वजह से हुआ, ये तो इस वजह से हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये था। लोग खुद से सेल्फ उसके साथ अटैच कर देते हैं स्टिग्मास, और वो, अब मेरे मुंह से जो है एक लफ्ज ऐसा निकल गया, तो आई होप इसके बाद तो अब आपको आंसर करना चाहिए जी। आई थिंक अभी भी आप पहुंच नहीं पा रहे उधर जहाँ मैं आज लेके जाना चाह रही हूँ आपको। मैम वो लोगों के सेल्फ बिलीफ या सुपरस्टिशंस वगैरह हो सकती हैं। किस चीज के बारे में? मैम कोई भी, मतलब जैसे आप जनरल सी की एग्जांपल दे रही हैं। मैम आप जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की ले लें एग्जांपल, अब रिसेंटली लोग जो हैं उनके बिलीफ से डिफरेंट हो रहे हैं कि अब ये जो वैक्सीन आ रही, पहले तो चलो डिजीज़ के बारे में अलग ही उन्होंने अपनी ओपिनियंस बनाए हुए थे डिफरेंट ग्रुप्स ने, सोशल ग्रुप्स ने, लेकिन अब वो वैक्सीन्स के बारे में अलग उनके ग्रुप्स वो पर्सपेक्टिव्स हैं कि ये तो जनाब ये कोई साजिश है, तो ये है तो फलाना है, तो मतलब कि इस तरह की आप बात कर रही हैं। साजिश तो हर चीज के ऊपर कहते हैं, ठीक हो गया, ये आई एग्री, यू गॉट माय पॉइंट, लेकिन मैं आपको उन एग्जांपल्स की तरफ लेके जाना चाह रही थी कि जो आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। क्या हमने डिवोर्स की या क्या हमने विडोहुड की एग्जांपल्स डिस्कस नहीं की थी? कि एक उसकी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज अ कपल एंड अनफॉर्चुनेटली इफ देयर इज अ डेथ ऑफ द हस्बैंड, it could be because of anything, there is maybe he might be ill for some reason, कोई acute कोई cardiac arrest हो जाता है, there might be a road traffic accident, there could be some other reason, that is the objective explanation of it, ठीक है? लेकिन what is the subjective thing, what are the subjective things which are shared and which are said by the people and which would that unfortunate with that I would say कि the poor soul has to see and has to face, कि वो उसको जो सुनने को मिलता है वो उसको क्या क्या कहते हैं, वो what are the subjective ideas about that, क्या कहते हैं लोग?
कि जी she has brought a bad luck to the this was going wrong उसकी वजह से डेथ हो गई या बुरा because साया of था her, या the बुरा Haya tha, it's because of her. The moment she came into our lives, it is all because of her. She was so this unlucky for her. तो ये सारी दिस इज अगेन ये वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस तरह की सिंबॉलिक चीजें बहुत सारी कलर से रिलेटेड, हैपनिंग से रिलेटेड आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर, जिन इश्यूज के ऊपर रिसर्चेज हुई हुई हैं, उसके अंदर जैसे क्वांटिटेटिव की राइटिंग है ना कि वो प्योरली साइंटिफिक और नंबर्स और फिगर्स के आगे पीछे घूमती है, ये आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और जो आपको अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, उससे रिलेटेड लोगों के जो ओपिनियंस हैं, लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड देयर थिंकिंग, कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, व्हाई इज इट दैट दे बिहेव और दे थिंक लाइक दैट, उनकी परसेप्शन ऐसी क्यों है, वो सारा इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। सिंबल से और मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड आप फॉर एग्जांपल कलर से, अभी हम आगे बात करते हैं, हम और भी एग्जांपल्स अभी आपके सामने आएंगी तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो आपको इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड और सिम्बॉलिकली बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। हर इवेंट चाहे जो मर्जी आप इशू डिस्कस करेंगे, जिस भी आप टॉपिक को उठा के उसके ऊपर रिसर्च करें एज क्वालिटेटिव रिसर्चर, तो आपको ये सारी चीज़ें एज कंपेयर और कंट्रास्ट करें अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च से, तो इसकी राइटिंग आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव में तो आप प्योरली नंबर्स और फिगर्स और न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, इधर आप बिल्कुल ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश ही को बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बस चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। कि जैसे एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी स्टार्ट होती है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है, एंड देन देयर इज उसकी पीक आती है और उसके आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रिजॉल्व होनी शुरू होती है, एंड इट जस्ट डाइज डाउन एंड खत्म हो जाती है। इन द एग्जैक्ट मैनर इसमें भी जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, तो आप उसका पहले प्रीएम्बल बिल्ड करते हैं और फिर उसके ऊपर आप बात करते हैं, और वो सारा इसको इसी तरह इंटरलिंक करके क्वालिटेटिव रिसर्च को लिखा जाता है। दैट इज व्हाट रिटोरिकल अजम्पशन इज। उसी के अंदर लाइक अ नॉवल, लाइक अ स्टोरी, उसका एक स्टार्ट होता है, एक मिडल होता है और फिर उसका एक एंड होता है, जिसके अंदर आप सिंबल्स को भी, सिम्बलिस्ट को भी, मेटाफर्स को भी बहुत लिटरेरी मीनिंग स्टाइल के अंदर आप उसको लिंक करके चीज़ों को आपस में लिखते हैं। ठीक है, ओके। एंड द फाइनल मेथड जो है वो क्या है? इट इज़ जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी मेथडोलॉजी। एक चीज़ मेरा ख्याल है शायद मैंने आपसे तो उस दिन जब डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए कि थोड़ी सी हमने नहीं डिस्कस की कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर तो हमने जैसे उस दिन कहा था कि उधर आप टेस्ट कर रहे होते हैं थ्योरी को, इधर आप जनरेट करते हैं थ्योरी। ऐसा ही था ना, ये एक डिफरेंस था ना जो उस दिन हमने डिस्कस किया था। क्योंकि उधर टेस्ट आप क्यों करते हैं थ्योरी को, कि आपको पता है कि अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल है तो फिर आपने क्या टेस्ट लगाना है, और अगर आपका डेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, आपका डेटा जो है डिस्क्रीट डेटा है तो फिर कैसा होगा, और कंटिन्यूस डेटा है तो फिर आपका कैसा वो आप लगाएंगे, वो आपको क्लियर होता है उसके अंदर कि आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन से आगे चलेंगे या आप फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस से आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके अंदर साइड बाय साइड जब आप डेटा एक्सक्यूज मी आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो साइड बाय साइड आपका डेटा इवॉल्व कर रहा होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इमर्जिंग रिसर्च है। क्योंकि आपने आज शुरू किया और आपने कहा कि मैं 4 या 5, हो सकता है कि मैं 4 या 5 रिस्पोंडेंट्स का डेटा लूँ और शायद उसमें मेरा जो है ना कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि 4-5 तो जो है वो रिस्पोंडेंट आप पहले से प्री फिक्स नहीं कर सकते। आपने सोचा कि मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं 1-to-1 मतलब रिसर्चर मैं होंगी और एक जो रिस्पोंडेंट है उससे मैं जो है वो डेटा उसको कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज, तो मैं इस तरह जाके डेटा कलेक्ट कर लूंगी। लेकिन जब आप उधर गए तो आपने फील्ड में देखा कि यहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यूज की जरूरत नहीं, मैं एक ग्रुप में बिठा के भी रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू कर सकती हूँ, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपने सोचा एज अ रिसर्चर कि मैं जाऊंगी और मैं ग्रुप में जो है वो 5-7 लोगों को बिठा के इकट्ठा डेटा कलेक्ट कर लूंगी। बट व्हेन यू वेंट इनटू द फील्ड देन यू रियलाइज कि ये तो टॉपिक सेंसिटिव है, और इसके अंदर जब आपने
ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि जो सेंसिटिव है और आपके ग्रुप के अंदर कुछ लोग जो है वो रिलक्टेंट है, वो आपसे सबके साथ बैठ के बात नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आप जो है वो आप यू कीप ऑन इवॉल्विंग और आप यू हैव दैट लिबर्टी ऑफ चेंजिंग योर मैथडोलॉजी। आप कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव के अंदर आप इमर्ज कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं आप डेटा को, क्योंकि आपने खुद से थ्योरी जनरेट करनी है इधर आपको, इसलिए ये एज होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, इसकी मेथोडोलॉजी के अंदर, कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इवन टू द एक्सटेंट कि समटाइम्स इट हैपन्स कि 5 स्टडी डिजाइन्स के अंदर से आपने पहले सोचा कि मैं इसको, अभी मैं नाम नहीं लूंगी उन स्टडी डिजाइन्स के, कि मैं इसको इस वाले स्टडी डिजाइन से इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी, लेकिन थोड़ा अरसा गुजरा तो जब आपने वहाँ डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और जिस तरह लोगों के रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए, तो देन यू रियलाइज कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो मेरे रिस्पॉन्डेंट्स के जो जवाब आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं इस दूसरे एंगल से इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर लूं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप अपना स्टडी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। एंड माइंड यू कि अगर आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें विद द प्रॉपर रैशनल, तो एक ही टॉपिक को आप 5 स्टडी डिजाइन्स में से किसी भी स्टडी डिजाइन्स के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च को किसी भी स्टडी डिजाइन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी, ओके। सो मेथोडोलॉजी इसकी यही जो है कि इंडक्टिव है, इमर्ज करती है, इवॉल्व करती है, साथ साथ साइक्लिकल है, ये नहीं है कि फिक्स्ड है, प्री डिटर्मिन्ड नहीं है कि आपने वही करना है जो शुरू से डिसाइड किया, आप साथ साथ उसको चेंज भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ सॉलिड जस्टिफिकेशन ऑफ चेंजिंग, बगैर वजह के नहीं कि आज मूड नहीं है तो आज ये कर लेता हूँ, आज नहीं, आज तो दिल चाह रहा है कि नहीं इसको चेंज, इस तरह नहीं। ऑफ कोर्स यू हैव अ सुपरवाइजर, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी आंसरेबल, आपने उसको बताना है, ऐसे तो खुद से तो नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हैपहैज़र्ड है, इट इज आल्सो स्टेप बाय, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, इसकी भी असम्पशंस हैं, ये आपको ये सारी चीजें फुलफिल करनी है तो ही आप चल सकेंगे, प्रॉपर मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी और जस्टिफिकेशन और रैशनल देना है कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। ओके, आगे एनालिसिस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा जब हम चलेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। मेथोडोलॉजी में सिर्फ इतना कि आपकी ये इंडक्टिव है और इवॉल्विंग है और आइटरेटिवली आप इसको साइक्लिकली साथ साथ चेंज डिफरेंट चीज़ों को कर सकते हैं इन कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ दिस फिनिशेस योर 5 assumptions कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ontology, epistemology, axiology, rhetorical assumptions and methodology। आप ज्यादा थक तो नहीं गए? Yes, ma'am. I think it's enough today. थक गए? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग अगली दफा इनको अच्छे तरीके से जरा पढ़ें, and then you are going to be explaining this to me one by one कि कुछ मुझे बताएं इसके बारे में, ताकि मुझे कुछ बिल्ड करने की कोशिश करें इस चीज़ के ऊपर कि जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अपने नेट को भी सर्च करें। आप गूगल के ऊपर तो एक जहान है कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो वो ख़त्म ही नहीं होता, तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया करें और सबके साथ शेयर करें कि अगर आपने पढ़ा तो ऑन्टोलॉजी में क्या एग्जाम्पल्स, कोई ऑन्टोलॉजी की कोई एग्जाम्पशंस कोई बताएं कि ऑन्टोलॉजिकल एग्जाम्पशन, मैंने एक एग्जाम्पल देखी क्वालिटेटिव रिसर्च की कि उसके अंदर थी, या एक्सियोलॉजी का, थोड़ा सा पढ़ के जस्ट ऐड 1 or 2 लाइंस इनटू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड हियर, सो दैट कुछ बिल्ड तो हो। अगर वही चीज हम बार बार पढ़ते जाएंगे तो देयर इज नो यूज, ताकि आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, हम सबका फायदा हो, तो उसको थोड़ा सा हम उसको बिल्ड करें। ठीक है, सो आई वुड लाइक यू पीपल, किताब प्लीज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं हर दफा पूछती रहूंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करूंगी कि आप अगली दफा आए और आप मेरे पूछने से पहले मुझे ये कहें, मैम हमारी बुक अनफॉर्चुनेटली अभी हम फिजिकली एक दूसरे के उधर साथ नहीं है एज डिपार्टमेंट के अंदर, वरना मैं बच्चों को कहती होती हूँ कि जब मैं आऊँ तो किताबें आपके टेबल पे आपके सामने पड़ी, ताकि मुझे देख के अच्छा लगे कि यस यू गॉट द हार्ड कॉपी विद यू। तो आप लोग मुझे खुद बताएं अगली दफा कि मैम हमारी किताब ये हमारे पास है, तो प्लीज अपनी बुक मतलब करवा लें और उसको पढ़ें, और ये इसको अच्छे तरीके से पढ़ें एंड ट्राई टू